नमस्ते। आज मैं एक विशेष कार्यक्रम लेके आप लोगों के सामने हूँ और उसका मुख्य कारण ये है कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश में हम चारों लोग उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में जब कुछ ऐसा होता है तो तकलीफ अपने को भी होती है। वो चाहे बच्चों के कि गैस का एक कारण हम सबको याद है कि गोरखपुर में किस तरह से गैस का वो हुआ था। कफ़ील खान नाम का एक व्यक्ति था, उस डॉक्टर कफ़ील खान को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। और उसी उत्तर प्रदेश में एक नकली डॉक्टर डॉक्टर जो भी थे, नरेंद्र उनका नाम था। नरेंद्र नाम लेना आजकल जरा खतरनाक है क्योंकि भाई नरेंद्र कहीं ये ना हो जाए कि आपने अवमानना कर दी है। के राय साहब बचाएंगे क्योंकि नरेंद्र का मतलब ये नहीं था, लेकिन नाम उनका नरेंद्र ही था। डॉक्टर नरेंद्र यादव जी ने जो हरकत की, वैसे लोगों की पूजा होती है। ललन तिवारी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, जेपी सिंह साहब पत्रकार हैं, राय साहब को आप हमारे यहाँ लगातार देखते रहते हैं। इन सब लोगों के सामूहिक प्रयास से, जिसमें सबसे ज्यादा ललन तिवारी जी ने फील्ड में काम किया, एक घोटाला आया है और वो घोटाले से भी बड़ा है। और उसमें मैं ललन तिवारी साहब को इसलिए आग्रह करूंगा कि उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दें और फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ये कह पाएंगे, इन्होंने ने उसको एक तरह से जिया है, उसके पीछे लगे हैं और यहां तक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। ललन तिवारी साहब, क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। सबसे पहले आप लोग को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और माननीय सहयोगी विद्वान और वो भी एक्टिविस्ट रहे हैं डॉक्टर के राय सर, एडवोकेट हाई कोर्ट, और पत्रकार वरिष्ठ जो जेपी सिंह जी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानवता का विषय है। हम लोग बनारस में बहुत पहले से ही हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोग विद्यार्थी भी रहे हैं। महामना का एक आदर्श हम लोग जीना चाहते थे, इसको अपना एक परिवार मानते थे और वो जो है उनके आदर्शों पर हम लोग बहुत दिनों तक जो है संघर्ष भी किए, चले भी। और उसमें मानवता का सबसे बड़ा आंगन अगर कहा जाता है दुनिया में कोई, तो वो आंगन होता है अस्पताल। और धरती पर कोई दूसरा भगवान जाना जाता है जो मानवता की सेवा करने का दावा करता है, वो डॉक्टर है। लेकिन मैंने अपने नंगी आंखों से सन 86 से देख रहा हूं कि एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो घटना गैस वाली जो घटी, उस समय सरसुंदरलाल अस्पताल यहाँ का पूर्वांचल का एम्स के रूप में, हालांकि आज तो उसको दर्जा मिल चुका है एम्स लाइक में, और ये बहुत पूर्वांचल का, बिहार से लेते हुए, मध्य प्रदेश से लेते हुए और पूर्वांचल के तमाम मरीज यहाँ, गरीब से गरीब मरीज यहाँ आते रहे हैं। और जो है सुपर स्पेशलाइजेशन हो, उसके इलाज के लिए प्रिफरल जो चालू करते हैं डॉक्टर, रिफर भी करते हैं मरीजों को, यहाँ लोग आते रहे। लेकिन हुआ ये कि गैस से किसी की मौत हो जाएगी, गैस में कोई भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक जून के फर्स्ट वीक में, हम समझते हैं 17 में, अखबार में निकलता है समाचार। जब अखबार में समाचार जो है होता है, तो उस समय गैस का कारण था। उस समय हमारे समझ से हेड थे एनेस्थीसिया विभाग के पी रंजन साहब थे, और सर्जन लोग तो तमाम थे ही। और उस समय एमएस थे डॉक्टर ओपी उपाध्याय, उनके पहले थे डॉक्टर के गुप्ता। तो उस समय कुलपति थे त्रिपाठी जी, इलाहाबाद से आए हुए थे। और ये गैस जो है, लोग मरे कैसे, इसका हम लोग जिज्ञासा बस जो है पता करने लगे, कितने मरे हैं, क्यों मरे हैं। तो पता चला कि बहुत सारी चीजें तो ये है कि एक तरह से वहां पता करना ही कठिन हो गया था, कर्फ्यू लायक हालात था, लोगों से मिलना जुलना। लेकिन हम लोग के संबंध थे, तो जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि नहीं, मैटर गैस का है। एनेस्थीसिया में जो गैस का प्रयोग होती है, उसके वजह से चीजें घटित हुई है। इसमें सर्जन और तमाम लोगों पर आरोप लगाने का काम उस समय शुरू हुआ था कि सर्जनों की गलती से मरे। और ये जो है चर्चा का विषय रहा। कोई दावा करता था सर्जन की गलती है, फिर हम लोगों ने पता किया नहीं, ये गैस की गलती है। तो अब गैस के कौन दे रहा है, हम लोग को खुद ही नहीं पता था। लेकिन वहां एक गैस का बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था लिंडेन। तो लिंडेन बहुत बड़ी कंपनी है, तो हम लोग लिंडेन के हिसाब से खोज रहे थे कि लिंडेन की सप्लाई होगी।
बेहोशी में उसका उपयोग होता रहा होगा। और लिंडन आती भी थी पहले से, ऐसा नहीं है कि लिंडन की गैस नहीं आती थी, लगातार पिछले कई सालों से लिंडन ही सप्लाई करता था। लेकिन उसके तह में जब आदमी गया तब ये देखा कि ये तो नहीं इलाहाबाद से आ रही है, तो उसका प्रोपराइटर कौन है, फिर उस गैस से क्या क्या हुआ। तो ये इस प्रक्रिया में जो है हम लोग के राव साहब के यहाँ पहुंचे, तो उसमें हुआ ये कि अखबारों में उस वक्त जो है, अच्छा हाँ, बच्चे विभाग में भी बच्चों के मरने की जो है सूचना उस समय आई थी, अखबारों के माध्यम से आई थी। फिर इसके बाद जो है अखबारों के माध्यम से ये भी सूचना आई, हम लोग तहकीकात किए, तहकीकात करने के बाद हम लोगों ने वहां कई मरीजों से पूछा, उस वक्त जो थे कुछ मरणासन थे और कुछ मर चुके थे। तो जो मरे थे उसमें 3-4 लोग जो है उस वक्त हम लोग के सामने आए थे। उसमें जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि वो जो मेडिकल ऑक्सीजन थी, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी, मेडिकल नाइट्रस ऑक्साइड नहीं थी। नाइट्रस ऑक्साइड का जो उपयोग होता है वेल्डिंग में भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग बेहोशी में भी होता है, लेकिन एक होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रस ऑक्साइड और एक होता है मेडिकल नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो मेडिकल होना चाहिए था, उसको उन्होंने इंडस्ट्रियल सप्लाई कर दिया था। इस वजह से उनकी जान गई और जो है बहुत से मरीज को कोशिश किया, लोगों बचा नहीं पाए। फैक्ट यही निकला था। जी जी, मैं जेपी सिंह साहब आपसे इसलिए क्योंकि आप इसको इसमें जुड़े रहे थे और इसमें जब भी रही होगी बात तो आपने जरूर इसमें कुछ ना कुछ बताया होगा। ये कुल मामला जो मेरी समझ है, और मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि बीएचयू में एक इलाहाबाद के से सप्लाई होती है ऑक्सीजन जैसे, या गैस जो लाइफ सेविंग होती है, जैसे गोरखपुर में लखनऊ से होती थी, और वो बनाने वाले जो इलाहाबाद में लोग थे, जरा उनका नाम बता दीजिए, और वो किस तरह से एक गलत गैस को, जैसे स्पिरिट में लोगों की समझ में आता है, एक डिनेचर स्पिरिट होती है, एक दो तरह की स्पिरिट होती है, उसी तरह से जो मेरी समझ है ये 2 तरह की गैस होती है। उसमें क्या घोटाला हुआ वो जरा अगर आप सिंह साहब ठीक से समझा सकेंगे। देखिए, 6-7 जून 2017 की ये घटना है और अखबारों में छपा कि 21 लोग मरे हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज की ओर से कहा गया कि केवल 3 मरे हैं और वो ऑपरेशन में प्रक्रियात्मक रूप में मर गए हैं, नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल नहीं है। ये सब चल रहा था और ये अभी सब अंडर प्ले हो रहा था, तब तक 11 अगस्त को गोरखपुर की घटना हो गई। 2017 की बात हो रही है, 2017 जी 11 अगस्त को गोरखपुर की घटना हो गई। और उसमें एक वनांचल एक्सप्रेस के स्वतंत्र पत्रकार भी कहिए, संपादक भी कहिए, क्योंकि बनारस में छोटी छोटी पत्रिकाएं, अखबार बहुत निकलते हैं, शिवदास जी थे जो लगातार इसकी जो है उधेड़-बुन में लगे थे, जड़ में जाने के कि क्या हुआ था। 11 की हो गई तो थोड़ा ये लाइमलाइट में ज्यादा आया, तब तक राय साहब ने एक मुकदमा भी कर दिया था हाई कोर्ट में। हुआ ये कि इंडस्ट्रियल गैस का लाइसेंस पारेर हाट जो कंपनी है, तो पारेर हाट बांग्लादेश का एक जो है मतलब स्थान है, जहां से अशोक वाजपेयी, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, उनके पुत्र हर्ष वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी के जो बाबा थे वो पारेर हाट से इलाहाबाद आए थे। ये लोग मूलतः पारेर हाट के रहने वाले हैं, तो इनके मकान पर भी पारेर हाट हाउस है और इनके इंडस्ट्रियों का नाम भी पारेर हाट है। इनके पास मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इनके पास इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई का था, और बिना टेंडर के जो डॉक्टर जीएस त्रिपाठी साहब वहां वाइस चांसलर बने थे बीएचयू के, उन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट पर इनको जो है वहां काम दिलवा दिया। और चूंकि मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही भाई लोगों ने लगा दिया। उसी तरह जैसे आपने अभी 1-2 दशक पहले तक आपने पढ़ा होगा कि जो आपके ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर हैं, वो जिन माओं को दूध नहीं उतरता बच्चा होने के बाद, उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया और उसमें कई लोग काल कवलित हो गए। तो ये मेडिकल ऑक्सीजन की जगह जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है क्या कहते हैं लग गया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकली फिट नहीं होता है, मेडिकल वाला ज्यादा रिफाइंड होता है। अब उसमें हुआ ये कि अब आप सोचिए कि 2017 से 2025 उस समय भी
जब राय साहब ने मुकदमा किया और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच होनी चाहिए, एडी हेल्थ जांच करेंगे तो ये करेंगे, तब से आज तक किसी को कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उस डेट में पारेर हाट के पास या हर्ष वाजपेयी, जो उसके अशोक वाजपेयी के पुत्र माने राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, उनके पुत्र अशोक वाजपेयी के पुत्र हर्ष वाजपेयी, जो बीजेपी उस समय भी बीजेपी के एमएलए थे, आज भी बीजेपी के एमएलए हैं, वो जो है उनके पास लाइसेंस ही नहीं था मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का, और उनको रेड कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। और जो अभी एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है उसमें भी लिखा हुआ है कि इनका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट आया है उसमें वो जो है इनके पास वो जो लाइसेंस का कागज है वो नहीं है कि इनके पास मेडिकल जो है उसका जो है लाइसेंस था कि नहीं था। तो बात असली ये है ना कि अब ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, फिर इंडस्ट्रियल और जो है मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग क्यों हुआ? और प्रभावशाली लोग थे इसलिए 2017 से 2025 हो गया, और अभी भी इन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई का संशोधित किया है। अभी होगी कार्रवाई की नहीं होगी पता नहीं। जी जी जी, मैं तो राय साहब दफा दफा है जी। मैं राय साहब से जरा एक दो चीजें पूछ लूं। राय साहब जरा मेरी समझ के लिए बता दीजिए, ये जीएस त्रिपाठी साहब इलाहाबाद से गए थे, जो मेरी समझ है, जो बनारस में, ये जीएस त्रिपाठी साहब का अशोक वाजपेयी साहब, चूंकि ये भी इलाहाबाद के, भाई ये लोग सब बहुत प्रभावशाली जगह से आते हैं, तो क्या इनका पहले से भी कुछ आपसी रिश्ता था? क्योंकि आजकल अपॉइंटमेंट भी आप और हम सब जानते हैं कि अपॉइंटमेंट में भी एक नेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या ये मामला ये कहीं था कि उनका कोई फेवर लौटा रहे थे? और अशोक वाजपेयी, हर्ष वाजपेयी का तो सीधे सीधे अगर नाम आ रहा है तो इस पे कुछ मतलब वो तो किसी चपरासी को कह दिया जाएगा कि इसकी गलती से हुआ था, लेकिन इस पे जरा मैं आपका समझना चाहूंगा, आपने इतना लंबा मुकदमा लड़ा, इसको किस ढंग से देख रहे हैं? दोनों लोगों का संबंध संघ से था और भाजपा से था और है भी, और एक तरह का एक राजनीतिक चुनवा है और इसीलिए एनएचआरसी ने इसको सांस्थानिक हत्या के स्तर का अपराध माना है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया। जिस तरह से जापानीज इंसेफ्लाइटिस से तराई के इलाकों में कुछ 17,000 से ज्यादा बच्चे मर गए, और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से जो बच्चे मरे थे, सारा दुनिया उस कहानी को जानती है। इसमें 20 मरीजों की मौत हुई थी, और मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा हूँ 7 जुलाई 1917 को का, जो कि सहायक आयुक्त औषध इलाहाबाद मंडल ने जारी किया है पारेर हाट के लिए। पारेर हाट वो कंपनी है जिसके मालिक वाजपेयी परिवार के लोग हैं, और जिसका लाइसेंस माननीय श्री हर्षवर्धन वाजपेयी के नाम है, जो इलाहाबाद से विधायक हैं। लिखा है कि मैसेज पारेर हाट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नैनी इलाहाबाद को औषध विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के मेडिकल गैस उत्पादन लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। उक्त कंपनी को मेडिकल नाइट्रस ऑक्सीजन ऑक्साइड और मेडिकल ऑक्सीजन गैस के उत्पादन करने का कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को मेडिकल लाइसेंस के सप्लाई का लाइसेंस ही नहीं मिला, उस व्यक्ति को क्या सिर्फ अपने सियासी रसूख के कारण, कि उनके पिताजी भी विधायक रहे होंगे, उनके दादी जी वो थे पांडिचेरी के गवर्नर थी, विधायिका थी, मंत्री थी, सब कुछ थी, तो क्या इस दुरुपयोग की इजाजत दी जा सकती है क्या, जिसमें वो मौत हो, जिसमें लोग मारे जाए, उनके लाशों को जो है किसी तरह से रफा दफा किया जाए? खुद उस समय कुलपति महोदय जिन्होंने लाइसेंस जारी किया था, खुद उस समय उन्होंने अखबार में कहा था, जो वो न्यूज में पढ़ते रहा हूं, जागरण की है, कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऑपरेशन में प्रयोग की जाने वाली बेहोशी की गैस से जुड़ा लग रहा है। यह कुलपति महोदय की स्वीकारोक्ति है। तो इस हत्या के लिए कुलपति अपने को जिम्मेदार माने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हर्षवर्धन वाजपेयी जी की है, जो आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। और आज भी ये सिर्फ गैस का मामला नहीं, उस परिवार पे अवैध खनन से लेकर और खनन क्षेत्र के प्रदूषण में एनजीटी ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, और उसमें इन्होंने लाइसेंस दिया। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो बिना कुलपति के ये लाइसेंस नहीं मिल सकता, और लाइसेंस की भाषा लिखी हुई है कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट रेट कंट्रोल फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन गैस,
has been awarded to you. You मतलब मिसेस पारेड हार्ट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज। तो इतना बड़ा, और ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कौन है सर, इसको भी समझ लीजिए। ये मिस्टर ओपी उपाध्याय हैं, जो फीजी देश में डॉक्टर थे, मेडिकल नेग्लिजेंस में इनको सजा हुई थी, कन्विक्टेड है, इनकी अपील खारिज हुई, जब जमानत पा गए तो भारत में आ गए, और इसी बिना सारा कुछ छिपा कर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हुए। और अब और पूरा का पूरा पीएचयू में इन्होंने भ्रष्टाचार की आंधी फैला दी। और आज यही नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे जगहों पर इस तरह के नॉन मेडिकल इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई होगी, हो सकता हो पारेराट का भी इसमें कहीं न कहीं लिप्त हो। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये मरीज अपने मौत से नहीं मरा, डॉक्टर की लापरवाही से नहीं मरा, यह उस गैस की सप्लाई और उसके प्रयोग से मेरा जो किसी भी व्यक्ति का मौत का कारण बन सकती है। और इसीलिए एनएचआरसी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि अपने जान को जोखिम में रखकर भाई लल्लन तिवारी ने किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा और कितना खतरा झेला। भाई भुवनेश्वर द्विवेदी जो पेटिशनर बने, और हमारे सूबेदार सिंह और तमाम बीएचयू के समाजवादी धारा के लोग इस लड़ाई में कूदे, जिससे ये नतीजा हुआ कि आज एनएचआरसी हो सकता हो कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश करे। ये बहुत गंभीर मामला है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है, आपने देखा गैस के कारण जो है वो पैंडेमिक में किस तरह से मौतें हुई और किस तरह से लोगों की जानें गई है। तो ये हमारे योगी सरकार और भाजपा सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर योगी जी जीरो टॉलरेंस वाले हैं तो कम से कम हर्ष वाजपेयी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस मौत के का पूरा इन्होंने खेल खेला, उसके बाद इन पर कार्रवाई क्या की गई है। जी, मैं लल्लन तिवारी साहब आपसे एक चीज समझ लूं, जिन लोगों की मृत्यु हुई थी और एक तरह से हत्या है जो राय साहब कह रहे हैं, उनके घर के कुछ लोग तैयार हैं बात करने के लिए, क्योंकि मैं चाहूंगा अगली बार जब कभी हो तो एक आध किसी के घर के जरूर कोई आए, क्योंकि उनके घर के लोगों ने, कुछ घर के लोगों ने लंका थाना में उस समय एफआईआर भी करवाई थी। ये सारा कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि लोग खड़े नहीं हुए थे, वो लोग एफआईआर तक करवाए, एफआईआर रजिस्टर कर रहा था। जी आनंद भाई, देखिए उस समय के जितने लोग थे, हम कागज खोल के उनका पता भी लिए थे, कांटेक्ट नंबर भी लिए थे। भाई साहब, राय साहब ठीक कह रहे हैं कि एफआईआर भी हुआ था, वहां पर लिखित सूचना हम लोगों ने दिया था, वो मरीज ने दिया था, वो खड़े होकर के ये सब हमारी आंख के सामने हुआ है। और भ्रष्टाचार ये यहाँ पर मैं लल्लन जी एक किसी खास वजह से इसलिए पूछ रहा हूं कि देश हमारे और आपके आंख के सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगा, वो लड़की ही 2 महीने में उसको ऊपर इतना प्रेशर डाला, वही मुकर गई। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज मैं जो पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न यह है, क्या आज की तारीख में जितने लोगों की हत्या, जो राय साहब कह रहे हैं कि वो हत्या के जैसा है, क्योंकि अगर निग्लिजेंस जानबूझ के है तो अगर वो हत्या है, तो क्या उसमें उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो अभी भी, देखिए इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, डराने का, धमकाने का, और अब तो एक इनकाउंटर वाला भी नया एक आ गया है हाथ में डंडा। इन सबके बाद भी क्या अपने पास 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो आके ऑन कैमरा इस पे बात कर सकते हैं? ललन भाई, मैं सिर्फ ये पूछ, कुछ समय दीजिए, हम आपको सूचित कर देंगे। हाँ, अगर ये अगले 10-15-20 दिन में एक भी व्यक्ति अगर आता है तो हम लोगों को मतलब ये तो देखिए, ये हम और आप, राय साहब, तो इसमें हम और आप कोई जज तो है नहीं, हम लोगों का काम यह है कि कम से कम इनको उन लोगों के बीच ले जाएं जिनकी संवेदना अगर बची हो, हालांकि संवेदना बचना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी अगर बची हो तो कुछ तो रोलें, क्योंकि ये लोगों को जो लगता है 8 साल के बाद ये चीजें सामने आई हैं, समझना, जहां कुछ कंक्लूजन दिखाई दे रहा है, तो आओ उस वक्त उन्हीं मरीजों के परिजनों के द्वारा जो है हमको साहस दिया जा रहा था कि आप इस लड़ाई को लड़िए। ये हमको जो शक्ति आई उन परिजनों के द्वारा ही आई, लेकिन 8 साल में क्या स्थिति है हम आपको 15-20 दिन के अंदर सूचित करेंगे। ठीक है। मैं जेपी सिंह साहब एक चीज आपसे समझ लूं, देखिए सारी जो बात एफआईआर दिखा रहा हूं, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है लंका थाने की, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। अरे राय साहब, एफआईआर वो बाद में कहा जाएगा कि इन्होंने जबरदस्ती लिखवा दी थी। ये आज जो सरकार है वो क्या नहीं कर देगी भाई, वो ईडी भेजेगी, सीबीआई भेजेगी, डंडा लगाएगी, वो कहेगी नहीं, और इसमें अगर कहीं कोई मुसलमान होगा तब तो वो पाकिस्तान तक जोड़ देगी उसका तार। मैं बात दूसरे कह रहा हूं,
जेपी सिंह साहब, मुझे ये बताइए, दो अलग अलग बातें हम लोग कर रहे हैं। एक बात हो रही है कि लोगों की हत्या हुई, उसकी जांच हो और जो हत्या के लिए जिम्मेदार है वो। एक हुई कि एक गलत चीज सप्लाई हुई जो मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसमें किसी की गवाही ववाही की जरूरत नहीं है, उसमें तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स है। वो क्या गया था क्या नहीं गया था ये तो हमको वो है, क्या ऑर्डर हुआ था, क्या सप्लाई हुआ था। मैं इस पे जरा एक चीज आपकी एक राय ले लूं कि इस पक्ष में तो सारे कागज हैं, तो अब अगला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सिंह साहब, बाद में मैं राय साहब से लास्ट में पूछूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएचयू केंद्र सरकार का संस्थान है, वो उत्तर प्रदेश सरकार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। शुरू में इस गैस के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार से जोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये केंद्र के अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं। नंबर 2, इसमें मुख्य आरोपी जीसी त्रिपाठी हैं, जिन्होंने बिना यह सुनिश्चित किए कि मेडिकल ऑक्सीजन का लाइसेंस इनके पास बनाने का है कि नहीं, ये उसको बना सकते हैं कि नहीं, बना रहे हैं कि नहीं, जो उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। और जीसी त्रिपाठी साहब इतने पहुंचे हुए आदमी हैं कि सिर्फ मैं एक बात उनके बारे में बताना चाहता हूं, बीएचयू से इस्तीफा देके फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो वापस लौट आए और यहाँ उनके ऊपर एक रिसर्च स्कॉलर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके लिए बाकायदे एक प्रोफेसर की अध्यक्षता में जांच समिति बनी। वो जांच समिति कहाँ गई? 8-10 साल से सब मामला दाखिल दफ्तर रफा दफा है, आप समझ लीजिए इस बात। तो इतने पहुंचे हुए आदमी। और दूसरी बात, भाई साहब तिवारी जी, आप बुरा मत मानिएगा, इस समय जो है करणी सेना, जय परशुराम, इसका दौर चल रहा है। तो जो जय परशुराम है वो अपने साथ है, जो करणी सेना है वो अपने साथ है, मतलब सब इस तरह का मामला है। मैं बहुत साफ बात बता रहा हूँ आपको साहब। इसलिए अशोक वाजपेयी तो कांग्रेसी रहे हैं, बाद में वो जो है उनकी अम्मा भी जो है कांग्रेसी रही हैं, वो बाद में जो है भाजपाई हुए हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस से वो लगातार हारते गए तो फिर बाद में भाजपाई हो गए। और हारते ही नहीं गए, वो लगातार लोगों को हरवाते भी गए, आपसे बता दें। तो जब दुकान दाल गलनी बंद हो गई तो वो जो है मुरली मनोहर जोशी का पल्लू पकड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। तो अब उनकी पत्नी, अशोक वाजपेयी की पत्नी सपा में थी, आप समझ लीजिए, रंजना वाजपेयी, वो सपा में हरदोई वाले जो है अशोक वाजपेयी के साथ जो है वो क्या कहते हैं घूमती थी, और सपा ने एक बार उनको हरदोई से टिकट भी दिया था चुनाव लड़ने का। तो ये लोग बड़े सब प्रभावशाली लोग हैं। दूसरी बात, इसमें अगर फंसेंगे भी तो जीसी त्रिपाठी फंसेंगे मुख्य रूप से, क्यों कि उनको सुनिश्चित करना चाहिए था रेट कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त इनके पास मेडिकल ऑक्सीजन का लाइसेंस है कि नहीं है। जी जी जी, ठीक बात। मैं जो आप बात कह रहे हैं कि एक जो इस तरह के लोग जो फंसते हैं, जैसे विनय तिवारी जी के 3 दिन से ईडी पूछताछ कर रही है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगले 2-4 दिन में जब वो फूल माला लेके वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और बिल्कुल कहीं से उनको भी कोई ना कोई पद मिल ही जाएगा, जो मेरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करने की तरफ बढ़ेंगे। राय साहब, मुझे एक चीज बस चलते चलते मैं अंतिम प्रश्न आपसे करके इसको आज क्लोज करेंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है? लोगों तक ये बात पहुंचे वो तो ठीक है, वो एक लोगों का, लेकिन क्या क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, हत्या अलग चीज है, सप्लाई मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स है, कोई गवाही दे या ना दे वो तो सारा कुछ रिकॉर्ड पे, जैसा सिंह साहब कह रहे हैं। तो मैं जरा इस पे एक आपकी बहुत छोटी टिप्पणी, अब इसके बाद का क्या होना चाहिए? सर, जेपी सर ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। इस पूरे प्रक्रिया में टेंडर नाम की कोई चीज नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं, एक से ज्यादा कोई वहां पर आए, एक व्यक्ति को चुनकर इन्होंने दे दिया, ये बिना देखे कि इस व्यक्ति के पास इंडस्ट्रियल गैस का लाइसेंस है कि मेडिकल गैस का लाइसेंस है। तो कुलपति महोदय की क्या दायित्व, मेडिकल सुप्रीडेंट के दस्तखत से जारी हुआ, वो कितना जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी इन पे भी आनी चाहिए। जो व्यक्ति जो कंपनी चला रहा है, जिसको मालूम है कि इंडस्ट्रियल गैस अगर किसी मरीज को दिया जाएगा तो उसकी मौत हो सकती है, तो यह जानते हुए कि मैं जो इंडस्ट्रियल गैस दे रहा हूं वो मौत का कारण बन सकता है, वो व्यापारिक लाभ के लिए और सियासी रसूख के लिए सब कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर। और मुझे पूरा विश्वास है कि एनएचआरसी का जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बहुत मशहूर टीम है, बड़े ईमानदार अधिकारी लोग हैं, और वो इस चीज को एक नतीजे तक पहुंचाएंगे। और एनएचआरसी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोलेजियम में बनता है। तो आम जन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले को ये हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार क्षमा नहीं करेगा।
यह उम्मीद मैं समझता हूँ। चलिए, मैं राय साहब, मैं जेपी सिंह साहब के पास, हाँ आप अंतिम बात, लेकिन उससे पहले बता दूं, मैं आपके साथ माफी के साथ आज ही का पेपर देख लीजिए, जिस जिस व्यवसाय में आप हैं, हमारे दीपक मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका कॉपी पेस्ट के उनकी नकल सिंगापुर का कोर्ट अगर आके कह रहा है कि तुम्हारा वो नकलची है और उसको इस तरह की बातें कर रहा है, तो इसमें भाई हाथी जोड़ लें, इसमें कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। जेपी सिंह साहब, आप कुछ अंत में कह रहे थे, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर खत्म करेंगे। जेपी सिंह साहब, ये इस तरह जिम्मेदार हैं कि कोई सर्च कमेटी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए तो बनी नहीं थी, तो क्या जेसी त्रिपाठी को सपना आ रहा था कि ये जो है ये मेडिकल ऑक्सीजन बना रहे हैं, कि इनको जो है क्या कहते हैं उन्होंने लाइसेंस दिया? ये तो गए होंगे उनसे कहने के लिए कि अपने यहाँ काम दिला दीजिए, तो इस तरह दोषी तो है ये। और दूसरा, जो भी आपने दीपक मिश्रा का उल्लेख किया, तो यहाँ कॉपी पेस्ट का मामला बहुत तगड़ा चल रहा है। अभी जब इसके पहले आपके पीएमएलए ट्रिब्यूनल में जस्टिस मनमोहन सिंह चेयरमैन थे, तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव की लड़की से लेके तमाम लोगों के चिदम्बरम के जो सब सील किया था पीएमएलए में, उसको रिलीज कर दिया था, और ये कहते हुए तमाम जजमेंट में कि सब ये जो इनकी चार्जशीट है कॉपी पेस्ट चार्जशीट है ईडी की। तो पूरा कॉपी पेस्ट में ही पूरा देश चल रहा है इस समय। चलिए, अब कम से कम सर मैं एक चीज और बता दूं, कल जस्टिस पंकज मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत भारी पर्दाफाश किया है और वकीलों को डांटा है कि आप जो है रिट पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं अपने दिमाग से नहीं, एआई सिस्टम से सारा निकाल लेते हैं, 100 500 पेज पैरा के पिटीशन दे देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। एआई सिस्टम के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रिट पिटीशन ड्राफ्ट किया करिए। चलिए, ये अभी तक यहाँ है, लेकिन आने वाले समय में आप वो रहिए, हम लोग इंपोर्ट करेंगे ये सब रेटेड, क्योंकि अमेरिका तो अब है ही, और हम अमेरिका से सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे। बढ़िया सामान आएगा वहां से, बढ़िया मशीन बहस भी कर देगा जो है। हाँ, कोई मशीन आएगी, गोरी वो कागज रहेगा, गोरा सब रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बातचीत करने के लिए। और इस पे एक हम फॉलोअप जरूर करेंगे ललन साहब से, इसी आग्रह के साथ कि किसी उस घर का कोई व्यक्ति आए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारी संवेदना यही है कि उसको कम से कम यहाँ तक तो ले आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम।